जो व्याकरण वीथी बुक है उसमें जो है ये दूसरा पॉइंट है, और ये जो दूसरा पॉइंट है पंचमी विभक्ति से रिलेटेड है। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमसे क्या कहता है, इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, चाहे गुरु से पढ़ रहा है या आप शिक्षक से कह लीजिए, यहाँ तक कि जो बड़ी क्लासों के जो टीचर होते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं या प्रवक्ता बोलते हैं, ठीक। तो इस नियम में सिंपल वे में मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि इस नियम का मतलब यही है कि जब कोई गुरु, कोई शिक्षक, अध्यापक, यहाँ तक कि प्रवक्ता या व्याख्या करने वाला, ठीक है, जो भी होगा उसी में क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। तो कुल मिला के ये जो पॉइंट है इसमें यही बात निकल के आती है, जब कोई गुरु, कोई शिक्षक या फिर कोई प्रवक्ता, ठीक है, हमको पढ़ाए, ठीक है, तो जो पढ़ा रहा है तो उससे जो हम नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो उस वाक्य में जो पढ़ा रहा है, जो प्रवक्ता है, जो गुरु है, जो शिक्षक है, उसमें क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। जितनी भी चीजें सिखाने वाली हैं, चाहे वो उपदेश रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, संगीत के रूप में हो, डांस के रूप में हो, किसी चीज में हो, तो जो सिखा रहा है, ठीक है, अब वह गुरु भी हो सकता है, ठीक है, उपदेशक भी कहला सकता है, प्रवक्ता भी कहला सकता है, उसी में क्या लगेगा, हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। तो सबसे पहले हमें जो है चिन्ह देख के पंचमी विभक्ति नहीं लगानी है। ये इसका जो है पूरा निचोड़ यही निकल के आता है कि जिससे, अब जिससे में कौन कौन आ सकता है, गुरु आ सकते हैं, अध्यापक बोल सकते हैं आप, या फिर प्रवक्ता बोल सकते हैं, या फिर उपदेशक बोल सकते हैं। अब टीचर को जो है हम लोग गुरु भी बोलते हैं, अध्यापक भी बोलते हैं, प्रवक्ता किसको, जो बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं, एमए, एमएड, ये सब जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो लोग क्या है, प्रवक्ता में चले जाते हैं। और अध्यापक गुरु क्या है, जो इंटर से नीचे के क्लास से हैं, यानी 6 क्लास से 12 के बीच के जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनको शिक्षक, अध्यापक, शिक्षक, गुरु ये कहते ही हैं। यहाँ तक कि आप लोग जो छोटी क्लासों में आचार्य जी भी सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये शब्द कहीं आएगा, चाहे गुरु आए, चाहे अध्यापक आए, चाहे प्रवक्ता आए, चाहे उपदेशक आए या आचार्य आए, तो इन सारे शब्दों में हमारा क्या है, क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये लोग कोई चीज सिखाते हैं तो नियम पूर्वक ही सिखाते हैं। अब मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा टॉपिक जो है टॉपिक वाइज ही चल रहा है। ये तो नहीं है कि आज मैंने कुछ और पढ़ाया, कल और पढ़ा दिया, परसों कुछ और पढ़ा दिया, ऐसा मैंने किया नहीं। मुझे जो है जल्दी से आगे बढ़ना रहता तो मैं ऐसे ही करती कि जो सर्चेबल है टॉपिक उसको मैं वीडियो बना के डाल देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो एक एक चीजों को बारीकी से समझें। मैं बस ये चाहती कि मैं जो पढ़ाऊँ पढ़ाते जाऊँ, तो जो मुझसे कनेक्ट हैं उन लोगों को एक एक चीजें आए, ठीक है, भले ही धीरे आए लेकिन आए। और मेरे पास बस समय का समझिए प्रॉब्लम है, और कोई वो बात नहीं तो वीडियो जो है आप लोगों को पर डे मिल जाती, लाइव भी मिलती, वैसे भी मिल जाती, लेकिन सब कुछ मैनेज करना होता है लाइफ में, तो इस हिसाब से ही हम लोगों को अपना काम करना होता है। कभी कभी शरीर भी अपना साथ नहीं देता है, बीमार हो जाता है, तबियत खराब होता है, बुखार हो जाता है, तो ये सारी कंडीशन है, बहुत सारा सिचुएशन है, कब क्या आ जाए, कोई आ गया, कोई जा गया, या कोई अचानक कोई दूसरा काम पड़ गया, तो सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो संक्षेप में कुल मिलाकर ये जो पॉइंट है हमसे ये कहता है कि जब हम किसी से शिक्षा ले रहे हैं, किसी से ज्ञान ले रहे हैं, किसी से उपदेश ले रहे हैं, या फिर किसी से संगीत सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, ठीक है, तो जिससे हम सीख रहे हैं वो हमारा गुरु हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, यहाँ तक कि उपदेशक कह सकते हैं, उसको प्रवक्ता कह सकते हैं। तो ये जो शब्द हैं गुरु, प्रवक्ता, अध्यापक, उपदेशक, आचार्य, इन्हीं शब्दों में हमारा क्या है, पंचमी विभक्ति लगेगी। अब क्यों लगाते हैं, अब जो हमें सिखा रहा है, चाहे गुरु हो चाहे अध्यापक हो, हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, चाहे मैथ पढ़ाएगा तो मैथ का एक जो रूल है, फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप वैसे बताएगा, ठीक है। ये तो नहीं कहेगा सीधे करके सीधे आंसर आ गया। अब वो आंसर कैसे आया, बच्चे को बताना पड़ता है ना कि यहाँ पे ये काम किए, फिर यहाँ पे ये रूल्स फॉलो किए, फिर ये ऐसे आया, तब ना पता चलता है। अब इसी तरह मान लीजिए संस्कृति में पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को पहले बताती हूँ ना कि ये जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है उसमें हर चीज आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें नियम पूर्वक पढ़ाता है, और जो पढ़ाता है उसे हम शिक्षक बोलते हैं, या तो गुरु बोलते हैं, या तो अध्यापक, या तो प्रवक्ता। तो जो वाक्य में ये शब्द दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा ये वाला सूत्र लगेगा, यानी जिससे हम नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं, ठीक। अब ये जो पॉइंट है जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। ये जो पॉइंट है हमारा जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। इसका बनता है एक सूत्र, क्या बनता है, और मैं सूत्र इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको जानकारी भी हो जाए, और मान लीजिए कोई टेट सीटेट केवीएस लेवल का कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी जो है इसका फायदा उठाए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब इसका जो सूत्र बनता है क्या बनता है, आख्यातोपयोगे, क्या बनता है, आख्यातोपयोगे,
उपयोगे। अब ये जो सूत्र है आख्यातो उपयोगे, आख्यातो उपयोगे सूत्र को जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें दो शब्द निकल के आएगा हमारा, एक आएगा आख्यात और एक आएगा उपयोगे। तो ये एक शब्द हमारा क्या है, आख्यात प्लस उपयोगे, ठीक है। आख्यातो उपयोगी है सूत्र बनेगा इस पॉइंट के हिसाब से। अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द आएंगे, एक आएगा आख्यात, एक आएगा उपयोगी, ठीक। आख्यात का मतलब क्या है, पढ़ाने वाला। क्या है, पढ़ाने वाला। अब पढ़ाने वाले में गुरु हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, शिक्षक, गुरु, अध्यापक। आप लोग खुद ही इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा मतलब बताने की जरूरत नहीं है। तो इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमें पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसको जो हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में या अपने भाषा में, ठीक है। अब उपयोगी मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ से हमारा उपयोगी का मतलब हो जाएगा नियम पूर्वक जो विद्या ग्रहण की जा रही है, ठीक है, उससे मतलब है। तो उपयोगी का मतलब हम यहाँ क्या समझेंगे, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। तो पूरा क्या हो गया कि जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, उससे जो हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जो ज्ञान ले रहे हैं, जो उपदेश ले रहे हैं, ठीक, उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये जो पॉइंट है इसका ये सूत्र है और इसका अर्थ है और इसका जो है पूरा जो है निचोड़ यही है कि जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो हमें उपदेश दे रहा है, तो वो क्या है, उससे हम जो नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं उसमें हमारी क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी। आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल दिया है अहम गुरु संस्कृतम पठामि, ठीक है। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, अहम गुरु संस्कृतम पठामि। अहम मीन्स मैं, अहम मीन्स क्या हो गया, मैं गुरु से संस्कृत को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। लड़की है तो पढ़ती हूँ लगाएंगे, लड़का है तो पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ संस्कृतम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ को मतलब आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन लगाएंगे क्योंकि संस्कृतम में क्या है, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं गुरु से संस्कृत को पढ़ता हूँ। अब इस वाक्य में सबसे पहले देखिए कैसे पहचानेंगे कि इसमें जो है हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग तो हम ये से चिन्ह से जान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई चीज अलग महसूस हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है आख्यातो उपयोगी जो सूत्र है जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। ये जो पॉइंट है हमसे बस यही कहना चाहता है कि पंचमी विभक्ति सिर्फ अलग होने के अर्थ में नहीं लगेगी, वहां भी काम करेगी जहां पे कोई किसी चीज, कोई जो है नियम पूर्वक किसी से पढ़ रहा है, तो वहां पे भी हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये जो पॉइंट है जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, ये हमें यही बताता है कि पंचमी विभक्ति यहाँ पे भी लग सकता है या यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। तो मैं गुरु से संस्कृत को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे से चिन्ह तो आ गया। अब हमें कैसे कंफर्म करेंगे कि गुरु से में हमारा जो है पंचमी विभक्ति ही लगा है। तृतीया का भी चिन्ह हमारा से है तो वो भी आ सकता है, कंफ्यूजन यहाँ पे आता है। तो लेकिन हम इसमें पंचमी ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पंचमी यहाँ पे क्यों लगा है, आख्यातो उपयोगी सूत्र की वजह से। किसकी वजह से लगा है, आख्यातो उपयोगी सूत्र के आने की वजह से। अब ये सूत्र लगा है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वाक्य में जब कोई किसी को पढ़ा रहा होगा, कोई किसी से शिक्षा ले रहा है, किसी को ज्ञान दे रहा है, किसी को उपदेश दे रहा है, उस वाक्य में प्रतीत होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं गुरु से संस्कृत को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो गुरु शब्द आ गया। पहले तो गुरु, अध्यापक, शिक्षक, ये जो है इसका प्लस पॉइंट है। आख्यातो उपयोगी सूत्र को आसानी से समझने के लिए यदि वाक्य में कोई चीज पढ़ा जा रहा है, वो भी गुरु द्वारा, अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा, उपदेशक द्वारा या फिर प्रवक्ता द्वारा, ठीक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पे आख्यातो उपयोगी सूत्र लगा है। अब जब आख्यातो उपयोगी सूत्र आ गया है, तो जिससे हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं नियम पूर्वक, उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तब इस वाक्य को मैं गुरु से संस्कृत को पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो इसमें जो पढ़ने की बात आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी पढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान ही ना ले रहे होंगे। अब अच्छा ज्ञान ले चाहे खराब ज्ञान ले, वो तो बात की बात है, तो लेकिन उसमें ज्ञान मिल रहा है ना। अब संस्कृत को पढ़े तो संस्कृत तो वैसे भी जो है बेस्ट है, उसमें कहीं भी समझिए निगेटिव पॉइंट को 1% भी स्थान नहीं है। और मैं
यहाँ पे ये भी गेस करती हूँ कि जो बच्चा संस्कृत लिया है वो ऑटोमेटिक संस्कृत को पढ़ के इतना मतलब आइडियल बन जाता है, वो उसके अंदर संस्कार, जो हम लोग कहते हैं कि संस्कार कैसे हैं, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है। उस चीजों को पढ़ के, उसके जो श्लोक है, उसका जो कहानी है या पाठ है जो भी दिया हुआ है, सिर्फ उसको पढ़ के हमारे अंदर इतना संस्कार आ जाता है। ठीक है, तो संस्कृत को मैं पढ़ता हूँ तो इसमें जो गुरु है, गुरु से पढ़ रहे हैं तो गुरु शब्द आ गया, इससे जान जाएंगे किसमें आख्यातोपयोग लगेगा सूत्र। फिर कि इसमें क्या है, ज्ञान दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। किसको पढ़ाया जा रहा है? संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। तो संस्कृत को जो हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नियम पूर्वक ही पढ़ रहे होंगे। अब कोई भी क्लास है तो उसमें सबसे पहले हमारा चैप्टर जो पहला दिया रहता है, क्या दिया जाता है? वर्णमाला। जब वर्णमाला हो जाता है तो उसके बाद हमारा क्या दिया जाता है? वाक्य दिया जाता है, शब्द दिया जाता है, फिर सब उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, फिर विशेषण, ठीक है, फिर पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, फिर अंत में हमारा क्या आता है? एप्लीकेशन और निबंध यानी ऐसे। ठीक है, तो क्रम है कि नहीं? ऐसे ही पाठ का निर्माण भी किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें नियम है, तो नियम से ही पढ़ाएगा शिक्षक। तो जिससे पढ़ाया जा रहा है या जिससे विद्या ग्रहण किया जा रहा है नियम पूर्वक, उसी में हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। तो वाक्य में गुरु शब्द देखने को मिल गया, इससे जान जाएंगे। फिर इसमें पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है? संस्कृत पढ़ाया जा रहा है। अब संस्कृत पढ़ा तो उसको मैं नियम से ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, ये बात समझ में आ गई? तो पहचानना भी समझ लीजिए। किसी वाक्य को देख के हम कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में आख्यातो उपयोगी सूत्र लगा है कि नहीं? ठीक है, या किस शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, इसको हम कैसे पता लगाएंगे? कि वाक्य में सबसे पहले तो गुरु, अध्यापक, शिक्षक या प्रवक्ता, ठीक है, ये शब्द दिखेंगे। ठीक, फिर इसी से अब किस शब्द में हमारा जो है पंचमी विभक्ति लगेगा, इसको कैसे पता लगाएंगे? जिससे ज्ञान ले रहे हैं, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उसी शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि वाक्य देखेंगे, वाक्य में आपको गुरु शब्द मिल गया, अध्यापक मिल गया, शिक्षक मिल गया, प्रवक्ता मिल गया। ये तो हमको तुरंत जब दिख गया तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें आख्यातो उपयोगी सूत्र लगा है, क्योंकि गुरु से ही हम नियम पूर्वक पढ़ेंगे, अध्यापक से ही पढ़ेंगे, शिक्षक से ही पढ़ेंगे, उपदेशक जो होगा वो भी नियम पूर्वक से ही पढ़ाएगा। तो इसमें नियम पूर्वक वाली बात आ गई। अब वाक्य में पहले तो ये देख लेंगे, फिर पंचमी विभक्ति किस शब्द में लगाएंगे? जिससे विद्या ग्रहण कर रहे हैं। अब वो विद्या देने वाला शिक्षक भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, उपदेशक भी हो सकता है, प्रवक्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं नियम पूर्वक, उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक, ये बात आगे समझ में कि पहला पॉइंट क्या है? वाक्य में गुरु, अध्यापक, शिक्षक, प्रवक्ता, ये शब्द देखने को मिलेगा। ठीक, फिर पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे? कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो उदाहरण समझ गए, पहचानने का तरीका समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है। ठीक, ये जो पॉइंट है हमें यही बता रहा है कि पंचमी विभक्ति सिर्फ अलग होने के अर्थ में ही नहीं लगेगी, जहां पे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण किया जा रहा है उसमें भी लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब चलिए समझते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है। परीक्षा में हमारा प्रश्न सबसे पहले एक तो रिक्त स्थान बेस पे ही बनता है। पहले हमारा रिक्त स्थान बेस पर, फिर कारक, विभक्ति और सूत्र। जैसे वाक्य दे दिया गया, पूछ दिया इस वाक्य में कौन सी विभक्ति लगी है, या इसमें कौन सा कारक होगा, या फिर ये जो वाक्य है इसमें कौन सा सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। और क्या? अनुवाद बेस पे। अनुवाद बेस पे कैसे दिया जाएगा? हिंदी में दे देगा और कह देगा कि इसका संस्कृत अनुवाद कीजिए। ठीक, और क्या हमारा, अब इसको देख लीजिए एग्जाम्पल के साथ। रिक्त स्थान बेस पे, कारक, विभक्ति और सूत्र बेस पे। ठीक है, और इस तरह से भी दे सकता, संस्कृत में दे दिया है, अंडरलाइन कर देगा कि किस शब्द में इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है। ठीक है, यानी कह लीजिए रेखांकित बेस पे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, रेखांकित
बेस पर। अब इसका एक एक जो है एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, नहीं तो कहीं नहीं समझ में आएगा। वैसे अब जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं वो जो है चीजों को समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। रिक्त स्थान बेस पे कैसे बनेगा, जैसे अभी हमने पढ़ा, अहम यहाँ पे भरने के लिए दे देगा, यहाँ पे फिर लिख देगा संस्कृतम पठामी। रिक्त स्थान बेस पे कैसे देगा, ऐसे लिखेगा अहम फिर डैश फिर संस्कृतम पठामी। तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे दिया है ऐसे करके डैश, इसी में भरना रहेगा। ठीक, अगला हमारा क्या, कारक विभक्ति सूत्र। अब जैसे हमारा शब्द दे दिया अहम हम गुरु संस्कृतम पठामी। ठीक, ये जो वाक्य है पूछ देगा कि ये जो गुरु शब्द है इसको अंडरलाइन करके कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, या फिर कारक बेस पे पूछना रहेगा तो क्या पूछेगा कि इस वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ यानी जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा कारक है, इस तरह से पूछ सकता है। और ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है यह जो पंचमी है, इस वाक्य में पंचमी किस सूत्र से लगा है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। और क्या अनुवाद बेस पे, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूं, इसको जो है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये हो गया हमारा अनुवाद बेस पे। ठीक है, तो रेखांकित बेस इसी में आ गया, समझ लिया अंडरलाइन करके, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, सूत्र क्या है। ठीक है, मोटा मोटी जो बात है आप लोग समझ गए होंगे आई होप। तो चलिए हम लोग अब फटाफट जो है रिवीजन भी कर लेते हैं कि व्याकरण विधि में पंचमी विभक्ति का जो दूसरा पॉइंट दिया है जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। ये जो नियम है हमें यही बता रहा है कि पंचमी विभक्ति का काम सिर्फ अलग होने के अर्थ में नहीं है, यहाँ पे भी है, यानी जहाँ पे नियम पूर्वक हम पढ़ रहे हैं किसी से वहां पे भी पंचमी विभक्ति लगती है। तो संस्कृत व्याकरण की भाषा में पंचमी विभक्ति का काम यहाँ पे भी रहेगा जब कोई किसी को नियम पूर्वक पढ़ाए। ठीक, सिंपल वे में। फिर है कि जो ये हमारा पॉइंट है कि जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए, इसका सूत्र बनता है आख्यातो उपयोगी। अब ये जो सूत्र बनता है आख्यातो उपयोगी, इसको जब हम तोड़ेंगे तो दो शब्द निकल के आएगा, एक आख्यातो एक उपयोगी। ठीक, आख्यातो का मतलब क्या है, जो पढ़ा रहा है या पढ़ाने वाला। ठीक, उपयोगी का मतलब यहाँ पे जो है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने से मतलब है। ठीक, तो जो नियम पूर्वक पढ़ा रहा है, जो विद्या हमें नियम पूर्वक दे रहा है, उसी शब्द में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो सूत्र का एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं, अहम गुरु संस्कृतम पठामी, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ। अब वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में हमारा आख्यातो उपयोगी सूत्र है। सबसे पहले तो गुरु, अध्यापक, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता, ये शब्द जो है देखने को मिलेगा वाक्य में। जब गुरु शब्द, अध्यापक शब्द, शिक्षक शब्द, प्रवक्ता शब्द, ये शब्द देखने को मिल जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि इस वाक्य में हमारा आख्यातो उपयोगी सूत्र लगा है। अब किस शब्द में लगाएंगे, जिससे विद्या ग्रहण कर रहे हैं या जो हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, सिंपल वे में जो हमें पढ़ा रहा है वो गुरु भी हो सकता है, उपदेशक भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। इसी शब्द में हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक, ये जान गए, पहचानना कैसे है, किस शब्द में लगेगा ये भी जान गए। फिर आता है परीक्षा में प्रश्न। परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनेगा, रिक्त स्थान बेस पे। रिक्त स्थान बेस पे क्या, ऐसे डैश करके दे देगा, बीच में भरना रहेगा। फिर है कारक विभक्ति सूत्र। कारक विभक्ति सूत्र से क्या है, जैसे वाक्य दे देगा और नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा कारक है, अहम गुरु संस्कृतम पठामी। अब गुरु के नीचे अंडरलाइन कर दिया, पूछ दिया कि इस वाक्य में कौन सा विभक्ति है, तो विभक्ति पूछेगा तो पंचमी बताएंगे, कारक पूछेगा तो अपादान बताएंगे, और सूत्र पूछ देगा तो हम क्या बताएंगे, आख्यातो उपयोगी सूत्र। ठीक, अब अनुवाद बेस पे क्या, हिंदी में दे देगा, बोलेगा इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो लगभग जो है नियर अबाउट हम लोग जितनी बारीकियां जानना है सब कुछ जान चुके हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है अगले पॉइंट से होगा, उसका क्या सूत्र बनेगा वो भी जानेंगे, सूत्र का अर्थ, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो एग्जाम्पल, पहचानने की ट्रिक, और साथ ही साथ किस शब्द में लगेगा ये भी जानेंगे, और अंत में परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है ये भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने यार दोस्तों तक भी शेयर करिए कि संस्कृत उनको भी इजी लगने लगे। ठीक है, संस्कृत कोई हवा नहीं है, बस उसका जो कह लीजिए शब्दावली है उसको यदि हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए संस्कृत इजी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश को समझने के लिए हम बहुत सारा जो अपना कह लीजिए वर्ड मीनिंग याद करते हैं, उसी तरह संस्कृत को भी समझना है तो उसका जो वर्ड मीनिंग है उसको आप समझते जाइए, तो आपको संस्कृत चुटकियों में आने लगेगी। ठीक है, कठिन कुछ नहीं होता है, सीखना हमारे ऊपर, सीखने के ऊपर है, और जितना हम जल्दी सीख जाते हैं उतनी ही जल्दी हमें चीजें आसान लगने लगती हैं। और सबसे पहले जो हमारा भ्रम है कि संस्कृत कठिन है, इसको अपने दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। जो हम अपने माइंड में बैठा लेते हैं कि ये चीज कठिन है तो कठिन लगता है, ये भले वो कितना सरल है, तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बैठाना है कि संस्कृत कठिन नहीं है। ठीक, संस्कृत कठिन नहीं है, कट्टम काट। ठीक, संस्कृत सरल है। ठीक है, ऐसे अपने माइंड में बैठा लीजिए, तब आपको संस्कृत जल्दी से समझ में आएगी।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर और क्या कहते हैं कमेंट, हाइप भी है बटन, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोगों को क्या क्या करना है, आप लोग जानिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और उससे पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल बनाए रखिए, ताकि हमारा जो माइंड है पॉजिटिव रहे और हम हमेशा आगे बढ़े, और जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल हम कर सके, ठीक है। हमारा लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, छोटी जो होती है इंसान की सोच होती है, ठीक है। और छोटा छोटा काम करके ही कितने लोग जो है समझिए बहुत बड़े बन चुके हैं। तो कोई भी काम जो है इस दुनिया में छोटा नहीं, हर काम में मेहनत होती है। तो बड़ा काम हो चाहे छोटा, आपका जो भी लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करिए। तो स्माइल करिए, माइंड को पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।